दिव्या बालकनी पर खड़ी सामने की ओर देख किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे अपने कमर से होते हुए पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। दिव्या वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है। आदित्य अपनी चिन दिव्या के कंधे पर रखकर उसके कानों में धीरे से, वाइफी, यहाँ तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? दिव्या कोई भी जवाब नहीं देती। आदित्य दिव्या को अपनी ओर पलटता है। दिव्या अब भी किसी सोच में ही गुम थी। आदित्य दिव्या के चिन्ह को पकड़कर ऊपर करता है, जिससे दिव्या की नजरें आदित्य से मिल जाती हैं। आदित्य अब थोड़ा सा परेशान होकर, क्या हुआ वाइफी? दिव्या अपने हाथ पर पकड़े हुए मेडिकल रिपोर्ट को दिखाते हुए कहती है, ये सब क्या है और आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? आदित्य रिपोर्ट को देखकर एकदम चुप हो जाता है। दिव्या के इस तरह से कहने पर आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। दिव्या रिपोर्ट को देखकर कहती है, तो आप इसलिए चाहते थे कि मेरे कोख में कोई बच्चा ना पले? आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है, फिर बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चला जाता है। दिव्या उसके पीछे जाते हुए उसके आगे खड़ी हो जाती है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखकर, बताइए, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। आदित्य दिव्या के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही शांत से, वाइफी, आज भी मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा टीस होती है कि मैंने तुम पर हाथ कैसे उठा दिया, तुम्हें हर्ट कैसे कर दिया। चाहे कुछ भी हो, पर मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं तुम्हें दर्द देने के बारे में सोच नहीं सकता। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं अनजाने में भी तुम्हें दर्द ना दूं। इसी कोशिश का हिस्सा ये भी है। बोलते हुए आदित्य मेडिकल रिपोर्ट की ओर इशारा करता है। आदित्य अब दिव्या के गाल से हाथ हटाता है और नज़रों को दूसरी तरफ करके कहता है, तुम्हें पता है, बचपन में जब अर्जुन भाई या फिर सबका बर्थडे होता था तो सबका ही खुशी खुशी सेलिब्रेट करते थे। जिस दिन मेरा था उस दिन मैंने अपनी माँ की आंखों में खुशियाँ नहीं दर्द देखी। वही दर्द जो एक माँ बेटे से दूर होने पर होता है। मेरा बर्थडे उन्हें वही दिन याद दिलाता है जिस दिन जन्म होते ही मैं उनसे जुदा हो गया। मेरी वजह से माँ को दर्द में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मुझे नफरत होने लगी थी अपने जन्म होने पर। इसलिए मैं कभी भी इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करता। दिव्या एकटक आदित्य को देखकर उसके दर्दों को सुन रही थी। आदित्य दिव्या की ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जिस दर्द को मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा था, वो दर्द मैं कभी तुम्हारी आंखों में नहीं देखना। भले ही मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज भी ये डर है, कहीं मेरी प्रॉब्लम की वजह से हमारा बेबी भी ऐसा हुआ तो। इसलिए मैंने तुम्हें बेबी करने से मना किया था, लेकिन तुम्हें जब बेबी ना होने के दर्द में देखा तो मैंने ये टेस्ट करवाया कि हमारा आने वाला बेबी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दिव्या आदित्य की नज़रों में अब तक पूरी तरह से खो जाती है। आदित्य को जब यह महसूस होता है तो वह अपने हाथों को बढ़ाए दिव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ वाइफी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दिव्या खोए हुए अंदाज में,
क्या मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे? आदित्य हैरानी से व्हाट? दिव्या खोए हुए ही अंदाज में बाहर आती है। दिव्या आदित्य को देखकर सीरियसली, यू आर द वेरी 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 बेस्ट हस्बैंड। मैंने इतने पुण्य किए होंगे तभी तो आप मुझे मिले होंगे। आदित्य बस मुस्कुरा देता है। दिव्या रिपोर्ट को लेकर कबर्ड में रख देती है। वंश स्वरा के पास बैठा हुआ था और रूहान बालकनी में किसी पर बात कर रहा था। वंश सीरियस वे में, देखो स्वरा, जहाँ तक मैं रूहान को जानता हूँ उसने तुमसे अपनी मर्जी से तो शादी नहीं की होगी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, उसे लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। एक तुम ही पहली लड़की हो जिसके करीब रूहान गया है। मैं उसके फ्रेंड होने के नाते यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी रूहान का साथ मत छोड़ना। स्वरा बस गौर से वंश को देख रही थी और उसकी बातों को भी सुन रही थी। तभी रूहान अंदर आता है। दोनों की नज़रें उस पर ठहर सी जाती हैं। रूहान को देखते ही वंश शरारत भरी नज़रों से देखकर उससे कहता है, रूहान, अब तुमने शादी तो कर ली है, अब बता खुशखबरी कब सुना रहा है? यह सुनकर जहाँ रूहान कंफ्यूज होकर वंश को देखता है तो वहीं स्वरा ब्लश करने लगती है। वह नज़रें झुका लेती है। रूहान को कंफ्यूज देखकर वंश, अरे यार, तू दिखा तो ऐसा रहा है जैसे तो तुझे पता ही नहीं कि शादी के बाद क्या होता है। वंश के बातों को घुमाने से रूहान इरिटेट होकर सीधे सीधे बता नहीं सकता, एक बात को इतना क्यों घुमा रहा है? जो भी बोलना है सीधा सीधा बोल। वंश भी चिढ़ जाता है और जोर से चिल्ला देता है, इडियट, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। वंश के इस तरह चिढ़कर जवाब देने से स्वरा हंसने लगती है। वहीं रूहान बुरी तरह से वंश को घूरने लगता है। रूहान जल्दी से वंश की ओर बढ़ने लगता है। वंश बेड से खड़ा होकर, अरे हाँ, मुझे एक काम याद आ गया है, बोलते हुए वंश वहाँ से भाग जाता है। वहीं स्वरा जो से हंसने लगती है। रूहान की नज़र अब स्वरा पर चली जाती है। स्वरा की हंसी देखकर रूहान तो उसी में ही खोसा जाता है। रात के वक्त माया हॉल में इधर से उधर घूमते हुए बस दरवाजे की ओर ही देख रही थी। वंश कॉल पर बात करते हुए बाहर जा ही रहा था कि उसकी नज़र माया पर चली जाती है, जो परेशान होकर बाहर देख रही थी। होल्ड ऑन बोलकर वंश माया के पास चला जाता है। उन्हें देखकर, क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? माया का ध्यान बाहर से हटकर वंश पर चला जाता है। परेशान होकर, बेटा, पता नहीं ये रूहानी कहाँ रह गई, फ्रेंड के साथ पार्टी है बोल कर गई थी। 10 बजने को है पर ना उसका कॉल लग रहा है और ना ही वह आ रही है। रूहानी की गायब होने की बात सुनकर पता नहीं क्यों पर वंश का दिल घबरा सा जाता है। वह अपने फ़ोन को कान में लगाए, ओके, हम कल बात करते हैं इसके बारे में। इतना बोलते ही वह कॉल कट करता है और माया का हाथ पकड़कर, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। माया परेशानी में ही हाँ में सिर हिला देती हैं। वंश भागते हुए विला से निकल कार में बैठकर चला जाता है। इधर बार में
रूहानी अपनी नशीली आंखों से हाथ में पकड़े गिलास को ध्यान से देख रही थी। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था जय कि श्री उसने राम। कितनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। रूहानी गिलास के वाइन को घुमाते हुए बार पर बैठे सर्व करने वाले से नशीली आवाज़ में कहती है, भैया ये है ही तो बड़ी कमाल की चीज़। सुना था दुनिया गोल गोल घूमती है, आज दिख भी रही है। इतना बोलते ही रूहानी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके रखी थी कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रूहानी अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए चल ही रही थी कि एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह गिरने वाली होती है कि दो मजबूत हाथ आकर उसे पकड़ लेते हैं। रूहानी उसे देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। वंश रूहानी को इतने नशे में देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की ओर लेकर जाने लगता है। रूहानी झटपटाते हुए, हे छोड़ो 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 मुझे। वंश बिना रूहानी की बातें सुने चलाता रहता है और रूहानी वंश के गर्दन पर जोर से बाइट कर लेती है, पर इससे भी वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वंश रूहानी को कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाता है और डोर बंद करके माया को कॉल करता है। उधर से कॉल रिसीव होते ही माया परेशान भरी आवाज़ में, वंश रूहानी मिली। वंश रूहानी को एक नज़र देखता है, जो सीट बेल्ट खोलने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। वंश उसे देखते हुए कॉल पर, हाँ आंटी वो मुझे मिल गई है, लेकिन आज वो घर नहीं जाएगी। उसकी फ्रेंड हॉस्पिटल में है तो यहीं पर रहेगी। मैं भी यहीं पर ही रुका रहता हूँ। उधर से माया हाँ में जवाब देती है तो वंश कॉल कट करके दूसरी तरफ से कार में बैठ जाता है। रूहानी सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करके, खोलो इसे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। रूहानी के बोलने से ही उसके मुंह से ड्रिंक की सेंट आती है। वंश आगे देखकर, पता नहीं इस लड़की ने इतनी ड्रिंक करके रखी हुई है, मेरा पूरा कार स्मेल करने लगा है। रूहानी अब वंश के चेहरे को अपनी नशीली आंखों से देखने लगती है, फिर बोलने लगती है, यू नो व्हाट, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। बचपन में तुमने मेरी डॉल को मारा भी था। वो मेरी सबसे प्यारी और फेवरेट डॉल थी, पर तुमने उसे रुलाया। तुम बहुत बुरे हो। बोलते हुए रूहानी अब रोने लगती है। वंश तो अपना सर ही पीट लेता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, वंश बेटा आज तो तू पूरी तरह से फंस गया। रूहानी एकदम से चुप होकर फिर एक बार कहती है, और तुमने मेरी नोट कॉपी चुरा कर मुझे ही लिया मैम से मार भी खिलवाई थी। मैंने सारा होमवर्क किया भी था, फिर भी तुम्हारी वजह से मुझे मुर्गा बनना पड़ा। इतना बोलते हुए फिर से रूहानी रोने लगती है। वंश रूहानी को देखकर धीरे से बोलता है, लगता है आज मेरे सारे कारनामे ये बाहर लाकर ही रहेगी। रूहानी वंश को मारते हुए, तुम बहुत बुरे हो। तुमने 7 क्लास में मेरा ब्रेकअप भी करवा दिया था। यह सुनकर वंश एकदम से कार रोककर रूहानी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से
इडियट लड़की, वो लड़का तुम्हारा यूज कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा बैकअप करवा दिया। रूहानी खुद को छुड़वाते हुए, मुझे नहीं पता, पर तुमने मेरी लॉलीपॉप भी चुराई थी। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पॉकेट मनी से वो खरीदी थी। रूहानी की ऐसी शिकायतों को सुनकर वंश का गुस्सा पल भर में ही गायब हो जाता है। वह रूहानी का हाथ छोड़कर उसे देखने लगता है। वहीं रूहानी शिकायतों पर शिकायतें कर रही थी, जिससे उसके होंठ हिले जा रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। वंश रूहानी के ओंठों को देख जैसे कंट्रोल खोने लगता है। अचानक ही वंश आगे बढ़कर पीछे से रूहानी की गर्दन को पकड़कर ही उसके ओंठों पर अपने ओंठों को रखकर उसे अच्छी तरह से किस करने लगता है। रूहानी खुद को छुटाने के लिए छटपटाने लगती है। वंश बड़े प्यार से रूहानी के ओंठों को किस कर रहा था। उसके ओंठों के स्वाद में वंश जैसे खो जाता है। वह रूहानी के ओंठों को चूमने लगता है। रूहानी बस वंश के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नशे के होने के कारण वह वंश के भारी शरीर को 1 इंच तक नहीं हिला पा रही थी। करीब 15 मिनट की किस के बाद वंश रूहानी को छोड़ देता है और दूर बैठ जाता है। रूहानी पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करती है, फिर एकदम से वह रोने लगती है। वंश अपने होठों पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ, तुम्हारी लॉलीपॉप पसंद नहीं आई? रूहानी रोते हुए, सब कुछ चुराते थे और आज तुमने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली। मैंने कितनी मुश्किल से इसे अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा कर रखी थी। बोलते हुए रूहानी जोर जोर से रोने लगती है। रूहानी के आंसू तो नहीं दिख रहे थे, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वंश अब इरिटेट सा हो गया। वह जल्दी से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कुछ देर में कार एक होटल में रुकती है। वंश को ये अच्छी तरह से पता था कि अगर वह इस हालत में रूहानी को सिंघानिया विला पर लेकर गया, तब तो रूहानी को एक थप्पड़ तो पड़ना ही था। वैसे तो वंश को भी पता था कि रूहानी कभी भी ड्रिंक नहीं करती है, इसलिए उसने इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि किसी ने रूहानी के जूस पर नशीली चीज़ मिला दी थी, जिसका अंदाज़ा रूहानी को बिल्कुल भी नहीं था। उसके फ्रेंड तो नशे में डांस करने में बिजी थी। रूहानी जैसे ही जूस पीती है, उसके कुछ देर बाद ही उसे नशा अपना काम करना शुरू कर देता है। रूहानी उसके बाद खुद बार में बैठकर ड्रिंक करने लग गई। वंश काश उतरा और रूहानी की तरफ जाकर उसे ही गोद में उठा लिया। रूहानी अब शांत होकर वंश को देखने लगी। रूहानी अपने हाथ वंश के गर्दन पर लपेटे उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। वंश की नज़रें सामने की ओर थीं। रूहानी अब अपने हाथ वंश के चेहरे पर फेरने लगती है, जिससे वंश का ध्यान रूहानी की तरफ चला जाता है। वह कुछ देर तक रूहानी को देखता रहा, फिर सामने देखकर आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वंश ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर रूहानी को लेकर बेड पर लेटा दिया। रूहानी की नशीली नज़रें बस वंश पर ही ठहरी हुई थी। वंश रूहानी की फुटवियर निकालकर
उसे अच्छे से कंबल से ढक दिया। उसे देखते ही रूहानी बोली, तुम बहुत बुरे हो, पर शायद इतने भी नहीं। वंश रूहानी को देखकर मुस्कुराने लगा, फिर उसके माथे को चूम कर बोला, अब सो जाओ। वंश लाइट ऑफ करके साइड लैम्प जला दिया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। वह थोड़ी देर तक आंखें बंद करके रखा, फिर आंखें खोलकर वह रूहानी को देखने लगा, जो किसी बिल्कुल छोटे की बच्चे की तरह सो रही थी। उसे देखकर वंश के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है।